चलो लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर्स, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है। चलो अब बता दो मुझे कौन सा बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, कितने तरह का होता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर? Two types. Two types. What is one? एंटीपैरेलल एंड पैरेलल। वेरी गुड, एंटी पैरेलल एंड। चलो अब बता दो बच्चों, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो कितने तरह का था? So अल्फा four, हेलिकल right? two types. And what are the two types? What are the two types? Right-handed and लेफ्ट-हैंडेड left-handed. Which is more stable, right-handed or left-handed? राइट-हैंडेड। Right-handed is more stable. तो बच्चों अब ये एंटी पैरेलल और बीटा, ये पैरेलल बीटा शीट में एंटी पैरेलल ही स्टेबल होता है। तो इसमें आप लोग लिख लेना, वहां में एंटी पैरेलल सेम टॉपिक को आप लोगों को कंटिन्यू करना है। देखो एंटी पैरेलल बीटा शीट या बीटा प्लेट भी लिख सकते हैं, is more stable than parallel beta plate. बच्चों अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग था? Intramolecular. इंट्रामॉलिक्यूलर। और यहाँ में होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग makes beta plated structure stable. इंटरमॉलिक्यूलर और वहां में था इंट्रामॉलिक्यूलर और यहाँ में है इंटरमॉलिक्यूलर। अब देख लो बच्चों, अगर मैं सपोज आप लोगों को यहाँ में इंट्रा और इंटर का डिफरेंस बताते जाऊं, तो इंट्रा और इंटर में आप लोगों को क्या करना है। सपोज ये अगर मैं एक चेन बना लूं और सपोज ये दूसरा है और यहाँ में और इसमें यहाँ पे मैं दिखा दूंगा कि ये सपोज दूसरा, तो अब अगर मैं इधर में n रख लूं तो इधर से बच्चों C होगा और अगर इधर से इसका C होगा और इसका N होगा। जरा कितना टर्मिनल्स होता है हर किसी प्रोटीन चेन का? टू टर्मिनल्स होता है। और एक टर्मिनल को क्या कहते हैं? एमाइनो टर्मिनल एंड कार्बोक्सिल। वेरी गुड, एमाइनो टर्मिनल एंड कार्बोक्सिल टर्मिनल। तो यहाँ पे अगर सपोज मैं ऐसे लूंगा और ये इसका एन टर्मिनल होगा और ये इसका एन टर्मिनल होगा और ये इसका सी टर्मिनल होगा, ये इसका सी टर्मिनल होगा। तो ये वाला जो चेन है इसको हम लोग कहते हैं एंटी पैरेलल। और बच्चों इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल बीटा। क्लियर? अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे दिखा दूं कि ये यहाँ में सपोज सी डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पे, और बच्चों ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है इधर वाला, और यहाँ में हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये एन है और ये इस एन का एच है। तो अब इन दोनों के बीच में यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब बता दो मुझे, क्या आप लोगों को लग रहा है ये इंटरमॉलिक्यूलर है या ये आपको लग रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर है? Intermolecular. इंटरमॉलिक्यूलर है। सपोज यहाँ में कोई दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड का सपोज मे बी एन होगा इधर, और बच्चों यहाँ पे दूसरा इसका पेप्टाइड बॉन्ड का यहाँ में सी डबल बॉन्ड ओ है।
तो और यहाँ पे ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड का सपोज H है, तो अब इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा और इसको हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? अब देखो इधर में अगर मैं यहाँ पे लूंगा कि दिस इज सपोज N या बच्चों ये मैं कहूंगा ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड का C डबल बॉन्ड O है और ये मैं कहूंगा सपोज ये यहाँ में NH है और ये मैं कहूंगा ये पेप्टाइड बॉन्ड का सपोज C डबल बॉन्ड O है और अब इनमें जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ये थोड़ा टिल्टेड होगा और लंबा होगा और ये टिल्टेड होगा और लंबा होगा तो इसीलिए उतना स्ट्रांग नहीं होगा। अब बता दो किसका स्टेबल अब स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, पैरेलल का या एंटी पैरेलल का? एंटी पैरेलल का। एंटी पैरेलल का है ना। तो यही है कि पैरेलल में क्या होगा और एंटी पैरेलल में क्या होगा। अब अगर सपोज हम लोग कहेंगे कि ये यहाँ में N है और जरा इस पेप्टाइड बॉन्ड का यहाँ में क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड हो, है ना। तो अब बता दो बच्चों ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी गुड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो अब इस पेप्टाइड बॉन्ड का NH और इसके सपोज यहाँ में मानूंगा ये यहाँ में NH है और ये NH ये इस तरफ में मानूंगा NH है और फिर जाके वहां से बॉन्ड बना देगा और साइमल्टेनियसली अगर यहाँ पे ये NH है और मान लूंगा कि यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O है। अब बता दो ये वाला बॉन्ड भी कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। और जो ये वाले बॉन्ड्स हैं और जरा बच्चों क्या ये इंटरमोलिक्यूलर है या इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे भी ये वाला होगा। दिस इज पैरेलल बीटा शीट या पैरेलल बीटा। एनसीईआरटी ने प्लेट लिखा है तो लेकिन बेसिकली बच्चों वो क्या होता है? बीटा प्लीटेड होता है, ठीक, प्लेट नहीं है। तो या बीटा प्लीटेड प्लीट स्ट्रक्चर या बीटा प्लीट शीट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकता है पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट। और यहाँ में पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट। जब N और C होगा ऑपोजिट और यहाँ में अगर N और C एक साइड होगा ये वाला पैरेलल होता है और ये वाला एंटी पैरेलल होता है। Is this clear? Yes, sir. So this was regarding the parallel and anti-parallel beta sheet. तो अब हमने देखना है कौन सा प्रोटीन ऐसा है और जिसमें बीटा शीट प्रेजेंट होता है, जिसमें बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे लिख लेना एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन possessing बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। अब कौन सा स्टेबल है ज्यादा, एंटी पैरेलल या पैरेलल? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल है। तो जैसे राइट हैंडेड था तो वैसे ही ये भी नेचर में होगा एंटी पैरेलल। तो इसमें आप लोगों को यहाँ याद रखना है सिर्फ फाइब्रियन। सो इसमें लिख लेना इट इज द प्रोटीन। सर आपने क्या लिखा है? SI? सिल्क SILK। इट इज द प्रोटीन present in the spider web or as well as as well as in silk, as well as in silk। और बच्चों ये सिल्क जो है प्रोड्यूस होता है बाय सिल्क वर्म और इसमें जो ये स्ट्रक्चर होगा एंड दैट विल बी द
this structure what we call as, कौन सा structure? beta parallel. Beta pleated structure. Clear? Yes, sir. Yes, sir. तो अब कैसे बनता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर? फोल्डिंग से या ट्विस्टिंग से? Twisting or coiling. Twisting से ट्विस्टिंग या कॉइलिंग से। और कैसे बनता है प्लेटेड, ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर? folding से Folding. वो बनता है फोल्डिंग से। तो ये था रिगार्डिंग बीटा स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वाला थर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे और वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो बच्चों टर्शियरी स्ट्रक्चर में लिख लेना, इट इज 3-dimensional structure. It is 3-dimensional structure that is formed when a protein chain fold upon itself like a hollow woolen ball. Clear? और ये वाला पॉइंट आप लोगों को एनसीईआरटी से याद रखना है, लाइक अ होलो वुलन बॉल। आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर सपोज हम लोग कोई यहाँ पे सपोज गत्ते का जो वो कुछ पेपर लेंगे, उसका बॉल बनाएंगे और उसके ऊपर अगर हम कोई थ्रेड लेंगे और वो थ्रेड को उस पे वोवन कर दे जाएंगे और वहां पे एक बॉल जैसा बनेगा। जरा बच्चों बता दो मुझे, ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होगा? Tertiary structure. टर्शियरी स्ट्रक्चर। और इसके 3 डायमेंशन आ जाते हैं, और जब 3 डायमेंशन आएंगे इसीलिए कहेंगे फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, टर्शियरी स्ट्रक्चर is absolutely necessary for the many biological activities of proteins. Tertiary structure is absolutely necessary for the many biological activities of protein. तो बच्चों ये आप लोगों को याद रखना है, दिस इज एन एनसीईआरटी। और इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम? दैट इज many proteins are functional in their tertiary structure. तो अब मैक्सिमम ऑफ द प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट होगा और वो फंक्शनल बनेगा? टर्शियरी स्ट्रक्चर। जरा कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा प्रोटीन फंक्शनल है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में? बच्चों कौन सा स्ट्रक्चर आप लोगों को लग रहा है फंक्शनल है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में? collagen वेरी गुड, कोलाजन। और Keratin. केराटिन। और myosin tropomyosin वेरी गुड, मायोसिन ट्रोपोमायोसिन। तो अब ये बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए अभी आपको पता चल जाएगा किन किन प्रोटीन के लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर जरूरी है। तो इसमें लिख लेना, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय बोथ कोवलेंट एंड नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। It is stabilized by both covalent and non-covalent bonds. और
इसमें लिख लेना आप पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और बच्चों इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, और या तो आप लिख सकते हैं यहाँ में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, और या तो आप लोग को इसमें आयनिक इंटरेक्शन भी लिख सकते हैं, क्लियर। और या तो आप इसमें लिख सकते हैं वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। वैन डर वाल्स इंटरेक्शन और नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स, क्लियर। Yes, sir. तो अब हमें देखना है यहाँ पे कि जो ये स्ट्रक्चर है, अब इसमें ये बॉन्ड्स कैसे अरेंज होंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एनसीईआरटी का एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे। और अब देख लो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं यहाँ में मानूंगा कि ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर का एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, और ये चलो मैं नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगा इसको। तो फिलहाल ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, और टर्शियरी स्ट्रक्चर का एक पॉइंट लिख लेना आप यहाँ में, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, disulfide bonds and hydrophobic interaction. Hydrophobic interaction are very important for the stability of tertiary structure. बच्चों आप लोग लिखना चाहते हैं या आप लोग खाली एक्सप्लेनेशन में दो? आप लोगों को क्या नोट्स वगैरह मेंटेन करना है, या आप लोगों को खाली एक्सप्लेनेशन चाहिए? अरे ऐसे ही नोट्स नहीं सर, हाँ, नोट सर। क्योंकि ये वाला काम बड़ा मेहनत का होता है, आप लोगों को खुद पता है। लेकिन इस काम का मैं सिग्निफिकेंस क्या बता दूंगा आपको। ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए मेहनत है, मेरे लिए भी बहुत मेहनत है। तो मेरे लिए मेहनत क्यों है? क्योंकि मैं आप लोगों को अगर नोट्स वगैरह मेंटेन भी करते रहूं, मतलब लिखना है, तो हर कोई सम अप इसमें होना चाहिए, एनसीईआरटी होना चाहिए एज वेल एज नॉन एनसीईआरटी, और प्लस इसमें फिर सिलेबस मुझे मेंटेन करना है, और सिलेबस मेंटेन करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेना है, और समझ गए ना। तो ऐसे ऐसे गिवन वाले क्लास में सिलेबस मुश्किल है कवर करना। तो इसीलिए आप लोगों को भी हिम्मत रखना है, और मुझे भी हिम्मत रखना है, और ऑन टाइम हमें सिलेबस भी खत्म करना है, और हमें क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, एक तो आप लोगों को समझ आ रहा है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और प्लस आप लोग लिखते जा रहे हैं, और लिखते लिखते आप ध्यान रख लेना, आप लोग सेंटेंस को पढ़ते रहना, और ताकि जाके आप लोगों का रिवाइज एक इधर ही हो जाए। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि सारी जो पढ़ा लिख रहे हैं और बस वही हमें कॉपी करना है, पेस्ट करना है। तो आप लोगों को बस ये याद रखना है कि हमें भी लिखते लिखते थोड़ा सा सेंटेंस को रिवाइंड करते रहना, या अगर उसमें दिक्कत हो रहा है, कह रहा है कि नहीं हम कुछ और सोच रहे हैं, सर कुछ और बता रहे हैं, तो आप लोग लिखो और मेरे वर्बल कम्युनिकेशन पे ध्यान रख लो, समझ गए ना। तो और फिर जाके यही कॉपी को बार बार पढ़ लो, तब थोड़ा फायदा आएगा। क्योंकि जो क्लास में लिखते हैं आप, अगर वो दिमाग में रहता है, और उसी को अब दोबारा से पढ़ते जाओ, देखो ज्यादा याद हो जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि सर कोई पॉइंट भूल गए हैं, या सर कोई पॉइंट जो है नहीं लिखा है, या कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जो आपको नोट से नहीं बन रहा है, हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो वो पॉइंट आप लिखेंगे अपने कॉपी पे, और तब जाके आप एक ही सोर्स को बना रहे हैं, और उसी सोर्स को आप बार बार पढ़ेंगे। इट इज मच बेटर टू रिवाइज वन सोर्स 10 times
बट अगर आप लोग जाएंगे कि आप लोग 10 सोर्स एक एक बार पढ़ लेंगे, वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए एक ही सोर्स बना लो और उसी को 10 बार पढ़ लो। ऐसा मत करो कि एक दिन एक बुक लिया, दूसरे दिन दूसरा बुक लिया, तीसरे दिन तीसरा बुक लिया, चौथा चौथा बुक लिया और हर को एक एक बार पढ़ लिया। तो बेटर है इस नोट्स का जो भी आपको पढ़ रहे हैं तो कहीं कहीं भी हर टॉपिक के बाद 3 3 4 4 लाइन छोड़ा करो। तो जब भी क्वेश्चन से कोई पॉइंट मिल रहा है और उसको नोट्स में ऐड करते जाओ और उसी को एक सोर्स बना लो और उसी को बार बार पढ़ते रहो। तो अब कौन कौन सा बॉन्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है इस टर्शियरी स्ट्रक्चर के लिए? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और कौन सा? और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। दो बाकी भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लो इधर मैं यहाँ पे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स वगैरह दिखा दूंगा। मैं इसके लिए यहाँ पे कहूंगा कि ये एक ना प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और ये वाइंड कर रहा था और ये वाइंड करते करते एक टर्शियरी स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिया। तो इसमें हमें पता है कि एक टर्मिनल क्या होगा N और दूसरा टर्मिनल क्या होगा C टर्मिनल। तो अब मैं कहूंगा कि जरा कौन से अमाइनो एसिड पे बताया था मैंने नेट चार्ज पॉजिटिव होता है? बेसिक अमीनो एसिड। वेरी गुड, बेसिक अमाइनो एसिड पे। तो बेसिक अमाइनो एसिड के साइड चेन में क्या होगा? NH3 पॉजिटिव। जरा बच्चों कौन से अमाइनो एसिड में आप लोगों को बताया था मैंने नेट चार्ज माइनस होता है? एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में। अब एसिडिक अमीनो एसिड में सपोज अगर मैं कहूंगा कि ये CO नेगेटिव होगा R में, तो इनके बीच में ये इंटरेक्शन जो है इसको हम लोग कहेंगे आयनिक इंटरेक्शन। क्या कहेंगे? आयनिक इंटरेक्शन। अगर बच्चों यहाँ में एक अमाइनो एसिड होगा और जरा कौन से अमाइनो एसिड में R में SH होता है? सल्फर कंटेनिंग। सल्फर कंटेनिंग। तो अगर दो सिस्टीन मिलता है तो दो सिस्टीन मिलने से कौन सा बॉन्ड बनता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना? तो अब अगर यहाँ पे ये अमाइनो एसिड जो है आई विल कंसिडर दिस एज एन सपोज। जरा ये बता दो मुझे ये कौन सा अमाइनो एसिड जिस होगा जिसका साइड चेन में CH3 होता है? एलानिन। एलानाइन। वेरी गुड, एलानाइन। हाँ, तो अब ये एलानाइन जो है ये यहाँ में CH3 है। जरा बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर बता दो मुझे ये कौन सा स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड है जिसमें ये साइड चेन होता है? तो ये NCERT में नहीं है लेकिन इस वजह से मैंने आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर दिखाया ना। ये वेलिन था। क्या था ये? 3 स्ट्रक्चर आपको मैंने एलिफेटिक में बताया था, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, और ये वाला वेलिन है। तो अब देखो बच्चों जो ये एलानिन है इसका साइड चेन आएगा वेलिन के पास, क्योंकि ये अगर आप लोगों को याद होगा बताया था मैंने ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। कौन से? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। और ये पानी से हमेशा नफरत करेंगे और जब भी पानी में इनको डालेंगे ये सब एक जगह जमा हो जाएंगे, कहेंगे हमें मिनिमम कांटेक्ट रखना है पानी से। जैसे आप लोगों को मैं समझा दूंगा इजी सा एग्जांपल। अगर आप लोग पानी का एक बोतल लेंगे और उसमें पानी आप फिल करेंगे हाफ और ऊपर से ऑयल का मान लो 2 ml 3 ml डालेंगे, जरा आप लोग ही बता दो अगर आप ऑयल डाल देंगे पानी में क्या वो ऑयल कहाँ पे रहता है? क्या वो पानी के बीच में रहता है या पानी के सरफेस पे रहता है? सरफेस पे। सरफेस पे रहता है। अब बताओ अगर पानी के सरफेस पे रहेगा, जरा ऑयल का जो वो ऊपर वाला सरफेस है क्या वो पानी के साथ कांटेक्ट है या वो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट है? एटमॉस्फेयर के साथ। एटमॉस्फेयर के साथ। और जो वो पानी का जो नीचे वाला लेयर है वो किसके साथ कांटेक्ट है? सॉरी, ऑयल का नीचे वो पानी के साथ है ना। अब बता दो मुझे क्या अब सारा ऑयल पानी के साथ कांटेक्ट है या उसने आधा ही सरफेस पानी के साथ रखा? आधा ही सरफेस। अब आप लोगों को क्या पता चल रहा है ये ऑयल हाइड्रोफोबिक है या आप लोगों को पता चल रहा है ये हाइड्रोफिलिक है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। अब देख लो अब आप लोग दोबारा से पानी को लो उसी ऑयल को और शेक कर लो पानी को। जरा शेक करने से वो ऑयल वैसे ही रहेगा या वो पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, ड्रॉपलेट्स में ब्रेक होगा? पार्टिकल्स में। है ना? तो अब देख लो जब आप देखेंगे ऑयल घूम रहा है पानी में और इसके अलग 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 ड्रॉपलेट हो गए शेक करने से, लेकिन अगर आप वापस बोतल को रेस्ट में रख लेंगे तो क्या होगा? क्या वो ऑयल पानी के अंदर ही रहेगा या वापस सरफेस पे आएगा? वापस आएगा सरफेस पे।
Yes, sir. जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाने के समय तेल डालते हैं, बड़ा फ्राई किया हो ये वगैरह लगा तेल सब मिक्स हो गया, लेकिन जब सब्जी बना के रखते हैं तो सारा तेल कहाँ पे फ्लोट कर रहा होता है? Surface. ऊपर में। तो अब यही है जब वो पानी से निकल के सारे हाइड्रोफोबिक चीज एक जगह जमा हो रहा है और क्या है कि नहीं हमें पानी के साथ ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखना है, कम रखना है। जरा बच्चों उस इंटरेक्शन को क्या कहेंगे? Hydrophobic interaction. उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्लियर? अब अगर सपोज आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हर किसी मॉलिक्यूल का एक डाइपोल होता है और वो डाइपोल डाइपोल के बीच में अगर इंटरेक्शन हो जाए तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। क्या कहते हैं? सो यहाँ पे ये मान लूंगा मैं कि दिस इज द वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। जैसे आप लोग कहते हैं फिजिक्स में नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर आप लोग कहते हैं केमिस्ट्री में कि भाई अगर किसी का चार्ज नहीं होगा उसमें एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है और स्मॉल नेगेटिव चार्ज होता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। अब अगर सपोज ये इसका डाइपोल माना जाता है तो दूसरे का आएगा डाइपोल और वो ना आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो अब बता दो मुझे इस इंटरेक्शन को क्या कहेंगे हम? वैन Van der डर Waals. वाल्स इंटरेक्शन। तो कौन कौन सा बॉन्ड्स बताया था मैंने इसमें होता है? वैन डर वाल्स इंटरेक्शन, Hydrophobic. डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड आयनिक इंटरेक्शन। तो अब आप लोग बना सकते हैं ये वाला जो है यहाँ में वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। और दिस वन इज हियर आयनिक इंटरेक्शन और प्लस डाइसल्फाइड पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा। तो बच्चों ये वाला जो है और ये होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। और कहीं पे दो अमाइनो एसिड को रख लेना, सपोज ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है। अब इन अमाइनो एसिड के बीच में ये कौन सा बॉन्ड होगा? Peptide bond. वेरी गुड, दिस पेप्टाइड। और ये फिगर जो है दिस इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। मैं आप लोगों को इन बॉन्ड्स का डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। केमिस्ट्री में आपको इनका डेफिनेशन लिखना ही पड़ेगा और वो तो टीचर बताएंगे। क्लियर? Are you done with this? No, sir. हो गया? Yes, sir. हाँ, तो अब देखो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये था टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में प्रोटीन्स हैविंग टर्शियरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स हैविंग टर्शियरी स्ट्रक्चर और इसमें से पहला प्रोटीन जो है वो लिख लेना आप एंजाइम्स। तो बच्चों अब याद रख लेना एंजाइम्स का नेचर क्या पता चला आपको? क्या एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं या फैट्स होते हैं? Proteins. प्रोटीन्स हो गया।
तो ये मैक्सिमम एंजाइम जो है, एंजाइम्स जैसे लिख लेना लाइक पेप्सिन है, या जैसे आप लोगों ने ट्रिप्सिन याद रखना है, या आप लोग रुबिस्को याद रख लेना। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? Ribulose bisphosphates. 1,5 Bisphosphates. बिसफॉस्फेट। और सी का मतलब क्या है? Carbonate. कार्बोक्सिलेज। और ओ का मतलब क्या है? ऑक्सीजनेज। ठीक, तो ये एक फोटोसिंथेटिक एंजाइम है, और या टायलिन या और एक्स्ट्रा बहुत सारे एंजाइम जो है, और वो होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे हम एनसीईआरटी का पॉइंट ऐड करेंगे। तो एनसीईआरटी का पॉइंट क्या हमें ऐड करना है कि रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। और जब आप बॉटनी पढ़ेंगे तो बॉटनी टीचर आपको बता देगा कि ये प्रेजेंट होते हैं, ये रुबिस्को जो है हेल्प करता है इन द C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल में। कब? जब इसका कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी काम करेगा, और ये करेगा फोटो रेस्पिरेशन अगर इसका ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी काम करेगा। तो फोटोसिंथेटिक एंजाइम है ये, इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन on whole biosphere. बच्चों सेल के अंदर मोस्ट अबंडेंट क्या होता है? Cytoplasm. ना, कौन सा कंपाउंड सेल के प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा होता है? वाटर, 70 to 90%। जरा सेल के प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा अबंडेंट था? Protein. प्रोटीन। जरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द बायोस्फीयर कौन अबंडेंट है? ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो पूरा बायोस्फीयर पे सबसे अबंडेंट है। Collagen. ना, सेल्यूलोज। क्या था? सेल्यूलोज। जरा सेकंड अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द बायोस्फीयर? काइटिन। गुड। और एनिमल किंगडम में सबसे अबंडेंट प्रोटीन? Collagen. कोलाजन। और बायोस्फीयर पे सबसे अबंडेंट प्रोटीन? रुबिस्को। Rubisco. तो ये एनसीईआरटी के 2-4 पॉइंट आप लोगों को बड़ा इनका डिफरेंशिएशन सीखना है। प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट in the protoplasm of the cell, and water is the abundant in the protoplasm of the cell. Cellulose is most abundant organic molecule या carbohydrate भी कह सकते हैं हम बायोस्फीयर। काइटिन इज सेकंड abundant organic molecule on biosphere. एनिमल किंगडम में कोलाजन सबसे abundant होता है। और पूरे जो ये बायोस्फीयर है इसमें अगर प्रोटीन की बात करें तो रुबिस्को सबसे abundant होता है। लगभग ये 16 to 17% क्लोरोप्लास्ट का कंपोज करता है, इसीलिए फिर ये ज्यादा बनता है। तो सेकंड एग्जांपल जो है यहाँ पे आप एंजाइम के बाद में लिख सकते हैं मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन क्या होता है? इट इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर। इट इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर इन skeletal muscles. It is oxygen transported in skeletal muscles that transports and stores oxygen in muscles. ये ट्रांसपोर्ट भी करता है और स्टोर भी करता है। और बच्चों इस मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी होता है मोर देन हेमोग्लोबिन, सो इट हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन हेमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन के साथ किसका एफिनिटी ज्यादा है, मायोग्लोबिन का या हेमोग्लोबिन का? Hemoglobin. So it has similar structure. It has similar structure as that of single subunit of
single subunit of hemoglobin. जो एक hemoglobin का structure subunit का होगा वही myoglobin का यह होता है. क्लियर? तो ये मायोग्लोबिन हो गया. और तीसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं जैसे एंटीबॉडीज वगैरह है, तो बच्चों उनमें भी टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा. एंजाइम्स है, मायोग्लोबिन है, एंटीबॉडीज वगैरह है, तो ये सारा मैक्सिमम प्रोटीन में यही स्ट्रक्चर होता है. तो इसमें आप लोगों का लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है रुबिस्को. अब अगर पूछा जाए रुबिस्का का कौन सा स्ट्रक्चर है तो याद रखना है टर्शियरी स्ट्रक्चर. और जितने भी एंजाइम है, एक एंजाइम है जिसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, तो उसका लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एंजाइम्स का मेनली टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है. Are you done with this? Yes, sir. So Yes, this sir. was regarding the tertiary structure. तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला लिख लेना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. सर पिछले स्लाइड का लास्ट पॉइंट है. हो गया सर. तो अब नेक्स्ट जो है लिख लेना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो बच्चों इसमें लिख लेना इट इज 4-dimensional structure that is made up of two or more than two subunits. और बच्चों सबयूनिट को हम लोग मोनोमर्स कहते हैं. ठीक. तो इसमें आप लोग लिख लेना the monomeric polypeptides the monomeric polypeptides join with each other in a linear fashion so that to form a plate. सर आपने क्या मतलब पहला वाला पॉइंट इट इज 4 डायमेंशनल लिखा है सर. हाँ, 4-dimensional structure, 4D structure. Then it is in a linear fashion so 4 that to form डायमेंशनल पॉसिबल है क्या सर? जब उसको देखने के लिए तो फिर अलग सा ये लेंस का, जैसे हम लोग जाते हैं मूवीज वगैरह देखने के लिए 3D मूवी होता है 4D, तो उसके लिए फिर वैसा लेंस का जरूरत है जो कि वो डायमेंशंस दिखवाए हमें. सो द मोनोमेरिक पॉलीपेप्टाइड्स जॉइन विद ईच अदर इन अ लीनियर फैशन सो दैट टू फॉर्म अ प्लेट और क्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो बच्चों ये हमें एनसीईआरटी से याद रखना है. वैसे दोनों पॉइंट एनसीईआरटी में है, तो यहाँ मैंने लिखा 2 सब यूनिट, एनसीईआरटी ने लिखा है मोर देन 1 सब यूनिट. तो अब इसमें सारे बॉन्ड्स होंगे, बट वैन डर वाल्स इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. वैन डर वाल्स इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग are important
for stability of tertiary quaternary structure. अब बता दो क्या क्वाड का मतलब यहाँ पे 4 सब यूनिट होंगे इसमें, या क्वाटरनरी का मतलब यहाँ में 4 डायमेंशनल है? 4 dimensional. 4 डायमेंशनल। क्वाड का ऐसा नहीं मतलब है कि इसमें 4 सब यूनिट होंगे। तो बच्चों क्या इसमें हमेशा 4 सब यूनिट होंगे, या 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं? सर 3 और 4 भी हो सकते हैं। हाँ, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जैसे इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप ऑफ quaternary structure और इधर मैं लिखूंगा मैं नंबर ऑफ सब यूनिट्स। और टाइप ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आप लोग यहाँ पे लिख लेना डाइमर, और या तो हम लोग इसको कहेंगे डाइमेरिक प्रोटीन भी। तो बच्चों कितने सब यूनिट होंगे इसमें? 2। तो अगर हम लोग ट्राइमर कहेंगे तो क्या होगा? 3 सब यूनिट। और अगर टेट्रामर कहेंगे तो 4 सब यूनिट होंगे। इसी तरीके से पेंटामर वगैरह हो या तो वो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 सब यूनिट। तो अब आपको याद रखना है quaternary मतलब doesn't means it has 4 सब यूनिट, it may have 2, it may have 3, it may have 4, it may have 5। तो वो बेसिकली पॉलीपेप्टाइड ही होता है और वो ज्वाइन होता है एक दूसरे के साथ ताकि जाके वहां में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन पाए। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमें नेक्स्ट जो है यहाँ में इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, और मैं कहूंगा कि ये सपोज एक प्रोटीन का चैन है इधर बच्चों, मैं मान लूंगा यहाँ में ये दूसरा प्रोटीन चैन। सर हाँ, सर इसके आगे वाले पेज का थोड़ा रह गया था। डन सर। तो अगर यहाँ में हम लोग कंसिडर करें कि ये है यहाँ पे n, बच्चों यहाँ पे क्या होगा ये c, और यहाँ पे अगर सपोज हम मानेंगे ये n है तो ये वाला क्या होगा? c होगा। तो अब बता दो मुझे क्या ये डाइमर है इधर या ये टेट्रामर है इधर? डाइमर। डाइमर है। तो ये हम लोग कहेंगे कि ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखेंगे डाइमर। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लेना प्रोटीन्स possessing quaternary structure। तो इसमें लिख लेना पहला प्रोटीन का आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स लाइक लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और बच्चों इस लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को हम लोग कहते हैं LDH। और आइसो एंजाइम्स का मैं एंजाइम्स में भी बता दूंगा, यहाँ मैं शॉर्टली लिख के रख लूंगा डिफरेंट एंजाइम्स that carry same function। आइसो का यहाँ में मतलब है
फंक्शन से रिलेटेड, और लेकिन होते हैं ये डिफरेंट एंजाइम्स। तो अगर वो सेम फंक्शन कैरी करे तो उसको हम लोग कहते हैं आइसो एंजाइम्स, और एग्जांपल है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का। और बच्चों एंजाइम्स में मैंने कौन सा स्ट्रक्चर अभी आप लोगों को बताया था, एंजाइम्स का कौन सा स्ट्रक्चर था? टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब अगर आपसे पूछा जाए विच एंजाइम हैज क्वाaternary स्ट्रक्चर, तो क्या याद रखना है? आइसो एंजाइम्स। या अगर पूछा जाए विच एंजाइम हैज नॉट टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो क्या याद रखना है? आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम में टर्शियरी स्ट्रक्चर नहीं होगा, आइसो एंजाइम में प्रेजेंट होगा क्वाaternary स्ट्रक्चर। और तीसरा लिख लेना हेमोग्लोबिन, दूसरा एग्जांपल। हेमोग्लोबिन, तो बच्चों हेमोग्लोबिन में लिख लेना इट इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर, इट इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर ऑफ ब्लड present in RBCs. जरा मसल का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का नाम बताओ। मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन है। और ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्टर वो हेमोग्लोबिन है, वो जो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ये हेमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड प्रोटीन भी है, और ये हेमोग्लोबिन में एक टेट्रामेरिक प्रोटीन। देखो हेमोग्लोबिन is both conjugated protein and a tetrameric protein। हमें हेमोग्लोबिन के बारे में काफी सारा चीज जानना है, तो आधा हम यहाँ खत्म करेंगे, आधा आरबीसीज में करेंगे, और आधा हम लोग ह्यूमन के रेस्पिरेशन में एक्सचेंज, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में करेंगे। तो फिलहाल कुछ पॉइंट यहाँ निपटा देंगे। इट इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन आरबीसीज, और हेमोग्लोबिन इज बोथ कंजुगेटेड प्रोटीन एंड अ टेट्रामेरिक प्रोटीन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना आप इसमें, हेमोग्लोबिन is formed by the conjugation of protein part, that is globin, and a non-protein part, that is heme। इसको हम हेम भी लिखते हैं या HEME भी लिखते हैं, हेम भी लिखते हैं। अब कंजुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन होता है और जिसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। जरा बच्चों प्रोटीन पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन बता दो कौन सा होता है? ग्लोबिन। ग्लोबिन। और नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा होता है? इट इज व्हाट? हीम। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूंगा हल्का सा हेम के बारे में और ग्लोबिन के बारे में, और ग्लोबिन का जब मैं बता दूंगा वही एनसीईआरटी ने दिया। आर यू डन विद दिस? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अब नेक्स्ट लिख लेना अब इसमें, हेम इज आयरन कंटेनिंग। तो बच्चों आयरन कंटेनिंग में मतलब क्या होता है? इसमें Fe+2 भी रहेगा और या तो Fe+3 भी रहेगा, दोनों के फॉर्म में रहेगा। हेम इज आयरन कंटेनिंग टेट्रापाइरोल रिंग। Heme is iron containing tetrapyrrole ring that has iron at its center। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, globin is made up of 4 protein chains।
protein chain, that is 2 alpha protein chains and 2 beta protein chains. Hemoglobin is iron. Heme is iron containing tetrapyral ring that has iron at its center. Or globin is made up of 4 protein chains, that is 2 alpha chain and 2 beta protein chain. और इसमें लिख लेना alpha, each alpha chain has 141 amino acids and each beta chain has 146 amino acids. तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना hemoglobin is a tetramer. Hemoglobin is a tetramer, that is it has 4 subunits. That is, it has 4 subunits. और for example लिख सकते हैं 2 alpha subunits या 2 similar alpha subunits and 2 similar beta subunit. और बच्चों ये पॉइंट है एनसीईआरटी में कि हेमोग्लोबिन में 4 सबयूनिट होता है और 2 होते हैं अल्फा और 2 होते हैं बीटा. और ये प्रोटीन चेन से नाम पड़ा है इसका, बिकॉज 2 प्रोटीन चेन होता है अल्फा वाला, 2 प्रोटीन चेन होता है बीटा वाला, और फिर हेमोग्लोबिन का नाम पड़ा 2 अल्फा सबयूनिट और 2 बीटा सबयूनिट. इज दिस क्लियर? अब कितने मोनोमर्स हैं इस हेमोग्लोबिन में? बच्चों कितने मोनोमर्स हैं हेमोग्लोबिन में? सबयूनिट को हम लोग क्या नाम देते थे? मोनोमर भी. हाँ, तो कितने मोनोमर है? 4 ना? 4. तो each monomer can carry 1 oxygen. Each monomer has iron which can bind with oxygen. So देखो each monomer, और या आगे आप लोगों को मैंने बताया था मोनोमर को सबयूनिट भी कह सकते हैं. Each monomer has Fe+2 at its center. That can bind with 1 oxygen. बच्चों अब बता दो मुझे, अगर each monomer will bind with 1 oxygen, तो हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है? हाँ, 4. वेरी गुड, 4 ऑक्सीजन. thus 1 hemoglobin molecule, और हेमोग्लोबिन को हम लोग शॉर्टली HB से भी रिप्रेजेंट करते हैं. thus each hemoglobin molecule can bind to 4 oxygen molecule. तो फिलहाल आप लोग ये बातें यहाँ याद रख लेना, और आगे हम बाकी यूनिट्स में जो होंगे तो उनमें कवर करेंगे. क्या मायोग्लोबिन में कैसा स्ट्रक्चर बताया था? जैसे हेमोग्लोबिन के एक मोनोमर की स्ट्रक्चर होगा. अब बता दो बच्चों, मायोग्लोबिन में क्या क्या होगा? मायोग्लोबिन में क्या क्या होगा? मायोग्लोबिन में कितना प्रोटीन चेन होगा? 1 या 4? मैंने आप लोगों को कहा था मायोग्लोबिन हैज सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ सिंगल सबयूनिट ऑफ हेमोग्लोबिन. अब बताओ मुझे कितना उसमें प्रोटीन चेन होगा मायोग्लोबिन में? एक ही होगा ना?
है ना। हेमोग्लोबिन में कितने प्रोटीन चेन है? 4। और कितने टेट्रापायरोल रिंग है? 4। तो अब मायोग्लोबिन में क्या होगा? एक टेट्रापायरोल और एक होगा, क्योंकि एक सबयूनिट के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब चलो मैं एक आप लोगों को हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बता दूंगा हेमोग्लोबिन का। तो यहाँ मैं सपोज एक प्रोटीन चेन लूंगा, ये एक टेट्रापायरोल लूंगा, और बच्चों यहाँ मैं सपोज दूसरा टेट्रापायरोल लिख लूंगा, और यहाँ मैं तीसरा टेट्रापायरोल, यहाँ मैं चौथा टेट्रापायरोल। तो अब हमें पता है कि जो ये वाला है ये बाइंड होता है अल्फा चेन के साथ, और ये भी बाइंड होगा अल्फा चेन के साथ। और बच्चों ये वाला सबयूनिट हम लोग लिखेंगे कि ये बीटा चेन के साथ अटैच होता है, और ये मानेंगे हम ये बीटा चेन के साथ अटैच होता है। तो अब हमने देखा कि जो ये सेंटर है इसका, इस सेंटर पे यहाँ में प्रेजेंट होगा आयरन Fe+2, और यहाँ में प्रेजेंट होगा आयरन, और बच्चों यहाँ में प्रेजेंट होगा आयरन, और यहाँ में प्रेजेंट होगा आयरन। और आयरन हमेशा बाइंड करता है Fe+2 के फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ। और बच्चों ये आयरन हमेशा Fe+2 के फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, और ये आयरन हमेशा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, और ये आयरन हमेशा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। अब बताओ कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक हेमोग्लोबिन कैरी कर सकता है? 4। 4। These are the alpha chains। और बच्चों ये वाला बीटा चेन, दो सिमिलर बीटा चेन और दो सिमिलर अल्फा चेन, और टोटल ये एक मोनोमर हो गया, दूसरा मोनोमर हो गया, तीसरा मोनोमर हो गया, चौथा मोनोमर हो गया। अब कितने मोनोमर्स है हेमोग्लोबिन में? 4 सर। यहाँ पे लिख लेना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन। क्या ऑक्सीजन अब बाइंड करता है Fe+2 के साथ, या ऑक्सीजन बाइंड करता है Fe+3 के साथ? Fe+2 के साथ। Fe+2। क्या हेमोग्लोबिन के टेट्रापायरोल रिंग में हमेशा Fe+2 ही रहता है, या Fe+2 और Fe+3 दोनों ऑक्सीजन स्टेट में रह सकता है? दोनों ऑक्सीजन, Fe+2 भी और Fe+, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा किसके साथ बाइंड करता है? Fe+2। Fe+2 के साथ। और ये रिवर्सिबल होगा, ऑक्सीजन छोड़ता भी है लेता भी है, लेकिन वो यहाँ नहीं लिखेंगे, वो हम रेस्पिरेशन में लिखेंगे। आर यू डन विद दिस? नो सर। Yes sir। क्या अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमेशा दो अल्फा सब यूनिट होंगे, दो बीटा सब यूनिट होंगे? बच्चों क्या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमेशा दो अल्फा सब यूनिट होंगे, दो बीटा सब यूनिट होंगे? Yes sir। हाँ? नो सर। नो सर। नो। व्हाई? व्हाई? Because the quaternary structure has two subunit also, three subunit also, four subunit also। अगर दो सबयूनिट होंगे तो क्या कहेंगे? टेट्रामर कहेंगे या डायमर कहेंगे? Dimer। डायमर कहेंगे। तो लेकिन अगर आप लोगों को पूछा जाएगा दो अल्फा सबयूनिट है, दो बीटा सबयूनिट है, तो मतलब वो कौन सा स्ट्रक्चर की बात कर रहा है? डायमर, ट्राइमर या टेट्रामर की? Tetramer। वो टेट्रामर की बात हो रही है। तो अब आप लोग एक क्वेश्चन लिखो, और इस क्वेश्चन से मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कितने प्रेजेंट माइंडेड है यहाँ पे। और अब लिखो व्हाट विल बी द total number of amino acids in a hemoglobin। चलो अब बता दो मुझे क्या होगा इसका आंसर।
141. हाँ? चलो ये क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल स्टेटस मुझे पता करवा देगा कि कौन बच्चा कितना प्रेजेंट माइंडेड है और कौन बच्चा कितना एनालिटिकल है। 287, right? चलो एक बच्चा कह रहा है 287, कोई और? एक ने कहा 141। क्या लॉक किया जाए आंसर को या किसी और का कोई आंसर है अभी बाकी? सर एक 287. सेकंड कुछ मिल रहा है। मेरे को 574 लग रहा है, पता नहीं। 570? Yes sir, 574 होगा. चलो 574. गुड है। चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल Sir, नंबर ऑफ, 287. चलो 287 देखते हैं। 570 वाला सही है। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन हेमोग्लोबिन, तो बच्चों वो होगा जरा 2 इंटू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, या मैं शॉर्टली लिखूंगा 2 इंटू व्हाट, अल्फा चेन अमाइनो एसिड प्लस 2 इंटू व्हाट, बीटा चेन अमाइनो एसिड, है ना? तो अब बता दो मुझे एक अल्फा चेन में कितने अमाइनो एसिड थे? 141। और एक बीटा चेन में कितने अमाइनो एसिड थे? 146। 46. अब बताओ कितना आएगा टोटल ये? 1. 574 ही आएगा या 572 आएगा? 24. 24. तो क्योंकि sir. मैंने आप लोगों को लिखाया था each alpha chain has 141 amino acid and each beta chain has what, 146 amino acid. लेकिन हेमोग्लोबिन में कितने अल्फा चेन होते हैं? 2। और कितने बीटा चेन होते हैं? 2। तो इसीलिए हमें यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ा और 574 है। किस बच्चे ने बताया था 574 आंसर? मैंने सर। यमान ने, और भी एक लड़का था जिसने बताया था। चलो अब यहाँ पे हम लोग दिखा, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में था और ये जाके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में था, जिसमें 4 तरह के स्ट्रक्चर थे। अब बता दो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, जरा कोई प्रोटीन का नाम बताओ मुझे या कोई पेप्टाइड का नाम बताओ जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। कोई सा भी जो आप लोगों को याद है। ऑक्सीटोसिन क्या बताया था बच्चों? ऑक्सीटोसिन पेप्टाइड है या ऑक्सीटोसिन प्रोटीन है? सर पेप्टाइड. पेप्टाइड है। एस्पार्टेम क्या बताया था? पेप्टाइड. पेप्टाइड ही बताया था। तो पर जनरली जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना राइबोसोम पे, और राइबोसोम पे जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है और जब वो प्रोटीन बनेगा उधर, और उसका जनरली लीनियर स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, और फिर वो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, गोल्गी बॉडीज के पास, तो वहां पे फिर उसका बाकी वाला स्ट्रक्चर को चेंज करा जाएगा। तो इधर में ही मॉडिफिकेशन होता है, फिर इस लीनियर स्ट्रक्चर को ट्रांसपोर्ट करा जाता है और वहां पे फिर इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा या कुछ और बनेगा, और फिर गोल्गी बॉडीज उन प्रोटीन को अपने अपने लोकेशन पे भेज देगा वेसिकल्स के फॉर्म में। अगर सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन है उधर तक ले जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन है उधर तक ले जाएगा, साइटोप्लाज्म का प्रोटीन है उधर तक भेजता जाएगा। तो लेकिन जो ज्यादातर चेंज होता है प्रोटीन का वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज में होता है, जो आपको बॉटनी टीचर सेल बायोलॉजी में बताएंगे जब वो फंक्शंस ऑफ ईआर और फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडीज बता देंगे। तो ये है रिगार्डिंग स्ट्रक्चर। और अब हम लोग का लास्ट वाला काम बचा है प्रोटीन का, और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो बच्चों नाउ you will put a heading there
and write classification of proteins. आप लोगों का जो संडे का टेस्ट होगा तो आप लोग अमाइनो एसिड तक कर लेना। कहां तक? और प्रोटीन का स्ट्रक्चर करने का जरूरत नहीं है। अगर करेंगे रिवाइज अपने लिए वेल एंड गुड, रिवाइज तो करना ही है, बट टेस्ट का जो संडे में होगा वो पूरा कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो होगा और प्लस अमाइनो एसिड का जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था तो वो भी कर लेना। और उधर तक जो है टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे। तो अब देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो है सबसे पहला वाला सर क्लासिफिकेशन। आइसोमरिज्म ऑफ अमीनो एसिड वो पार्ट भी है? ना ना, वो जरूरत नहीं है, खाली क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड कर लेना। ठीक है। हाँ। और प्लस कार्बोहाइड्रेट जो उससे पहले एक टॉपिक किया था, मेटाबोलाइट कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो अब और कोशिश कर लेना कि बराबर मार्क्स, अगर आप लोग अच्छी तरीके से एनसीईआरटी नोट्स वगैरह पढ़ लेंगे तो आप लोग बराबर 45 को, आप लोग को तो पैटर्न पता है ना क्वेश्चंस का क्या है नीट का नया? सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस होंगे? 35 35 क्वेश्चंस। और आपको अटेम्प्ट क्या करना है? ऑल। 35 ऑल का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको आता भी नहीं होगा और तब भी आप लोग आंसर देंगे, नहीं आता है छोड़ भी सकते हैं। समझ गए ना? तो 35 में किसी को 35 आता है वो कर लेगा सारा, किसी को 30 आ रहा है वो 30 ही करे, किसी को 25 आ रहा है वो 25 करे, क्योंकि आप लोगों को पता है नेगेटिव भी होता है। और सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस है? 15 क्वेश्चन 15। तो लेकिन 15 में से कितने करने हैं आपको मैक्सिमम? 10। 15 में से 10 आपको अटेम्प्ट करना है। तो आपकी अब मर्जी है 15 में से कौन सा 10 कर सकते हैं। 10 मैक्सिमम है, मिनिमम आप इसमें से 15 में से 9 भी कर सकते हैं, आप लोग 7 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, जिसको जितना आ रहा है। तो लेकिन मैक्सिमम कितना करना है? 10 10 करना है। तो मतलब 5 क्वेश्चन का वहां पे फ्रीडम है, कोई भी क्वेश्चन आप 15 में से छोड़ सकते हैं, लेकिन 10 मैक्सिमम करना है। तो टोटल वही होगा जो पुराने वाले नीट में था। जरा बच्चों कितना है ये? 35। ये कितना हो गया? 10। 35 और 10 कितना हो गया? 45 45 क्वेश्चन। तो वैसे ही रहेगा। और 45 इंटू 4 कितना मार्क्स हो गया? 180 180 मार्क्स हो गया। तो पैटर्न वही। असर्शन रीजनिंग आप लोग को पता है? असर्शन Yes, sir. रीजनिंग वाला क्वेश्चन किया है ना? सर वो भी आता है? हाँ वो भी आएगा, वो भी आ सकता है, असर्शन रीजनिंग का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए वो वाला आप लोग कर लेना है असर्शन रीजनिंग। तो वो भी अब डायरेक्टली वो अलग से नहीं हेडिंग करेगा, वो क्वेश्चंस में ही ऑप्शन देगा। और जैसे असर्शन रीजनिंग का अलग अलग रहता था, वो अब वही देगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट या आर इज इनकरेक्ट। तो वैसे करके आप डाल सकते हैं क्वेश्चन। तो अब फर्स्ट में आप लोग लिख लेना ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। चलो हम लोग पहले इसी को कर लेंगे जो एनसीईआरटी में दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो बच्चों फंक्शन के बेसिस पे अगर हम लोग पहला वाला प्रोटीन का टाइप देखें तो हम लोग लेंगे, चलो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। और एंजाइमेटिक प्रोटीन्स मतलब क्या होगा? प्रोटीन्स that form what? That form what? Enzymes. Because you know that enzymes are protein in nature. तो अब एग्जांपल हम चलो बहुत सारे एंजाइम ले सकते हैं, फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी का लेंगे, ट्रिप्सिन जो एनसीईआरटी ने दिया है। और दिस इज द ओनली क्लासिफिकेशन व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी। या आपको कोई और एंजाइम याद है? पेप्सिन।
या कुछ और होगा, एमाइलेज है, टाइलिन है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, लाइपेस है, तो वो सारे के सारे प्रोटीन्स ही होते हैं। तो ये आपको एनसीईआरटी से याद रखना है। तो अब आप लोग सेकेंड वाला जो है याद रख सकते हैं, जैसे हार्मोनल प्रोटीन्स हो गए, हार्मोन्स स्टेरॉइड होता है, हार्मोन प्रोटीन भी होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोटीन्स दैट फॉर्म हार्मोन्स। बच्चों जरा किसी हार्मोन का एग्जांपल बता दो, जैसे इंसुलिन है ना, और जैसे क्या लेंगे हम यहाँ पे, ग्रोथ Growth hormone. हार्मोन। तो लेकिन आपको एनसीईआरटी से ये वाला याद रखना है, इंसुलिन। Sir, can we Yes. include testosterone? ना ना ना, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड है, समझ गया ना। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो वो सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन है। लेकिन हम इसमें इंट्रोड्यूस T3 नहीं कर सकते, बिकॉज T3 एक सिंगल एमाइनो एसिड से बनता है। हम लोग इसमें सेरोटोनिन इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज सेरोटोनिन खाली ट्रिप्टोफैन से बनता है। तो हमें उसमें वो चीज इंक्लूड करना है, और जो कि प्रोटीन होगा जिसमें 50 से ज्यादा अमाइनो एसिड होगा। प्रोटीन में कितना अमाइनो एसिड बताया था बच्चों? प्रोटीन में कितना अमाइनो एसिड बताया था? greater than 50. ग्रेटर देन 50। तो जब वो ग्रेटर देन 50 होगा तभी जाके हम लोग कह सकते हैं कि वो ये मीन्स प्रोटीन हार्मोन है। तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है, तीसरा वाला, यहाँ पे एंजाइमेटिक प्रोटीन के बाद में लिख सकते हैं। सर पहला पेज वाला थोड़ा दिखाइए। ओके सर, ओके। चलो रिसेप्टर प्रोटीन लिख लेना। प्रोटीन्स that form receptors, और एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों का स्मेल रिसेप्टर है। तो बच्चों स्मेल रिसेप्टर किनको रिसीव करता है? नाक में वेपर्स जाएगा, नाक में क्या जाएगा? वेपर्स, और वो वेपर्स वहां नाक के म्यूकस में डिसॉल्व हो जाएंगे, और उन डिसॉल्व केमिकल्स को फिर ये स्मेल रिसेप्टर जो है रिसीव करता है। और इसी तरीके से टेस्ट रिसेप्टर। और बच्चों ये भी याद रखना, ये भी डिसॉल्व, हम लोग खाना खाएंगे, खाने में से केमिकल निकलेगा, केमिकल हमारे टंग के ऊपर म्यूकस है उसमें डिसॉल्व होगा, और उधर ही वो ले जाएगा उसको टेस्ट बड तक, और टेस्ट बड जो है वहां पे उसको ये करेगा। और इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये वाले रिसेप्टर्स जो है सेंसरी रिसेप्टर्स है। कौन सा रिसेप्टर्स? जो हमें सेंस देता है डिफरेंट चीजों का। इसी तरीके से काफी सारे और भी रिसेप्टर है हमारे बॉडी में, जैसे लाइट का रिसेप्टर है, जैसे पेन का रिसेप्टर है ना। तो अब इसमें आप लोग लिख लेना हार्मोनल रिसेप्टर, और यहाँ पे लिख लेना ये होता है रिसेप्टर ऑन टारगेट सेल। That receives hormones। बच्चों अब हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर होगा, तो वो हर किसी सेल पे होगा लगभग, है ना, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का ऑल ओवर द बॉडी पे रेस्पॉन्स होता है। जरा कोई बच्चा आप लोगों में से बताएगा मुझे, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है? हाँ, थायराइड। ये करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जरा बच्चों इस TSH का कहाँ पे होगा टारगेट? हाँ Sir, no idea, sir. हाँ, इसका टारगेट होगा थायराइड ग्लैंड पे।
TSH एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जाएगा थायराइड ग्लैंड पे और थायराइड ग्लैंड से T3 T4 निकालेगा। तो इसलिए हार्मोन का भी रिसेप्टर होता है और वो होता है टारगेट सेल्स। तो अब आप लोग चौथा वाला जो है लिख लेना, यहाँ में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। और इसमें लिख लेना TSH का फॉर्म क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन proteins that helps in transport. और जैसे आप लोग लिख सकते हैं हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है? हेल्प्स इन व्हाट? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और बच्चों दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लट। और ग्लट का जो है लिख लेना ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। Glucose transport into tissue cell. तो ये ग्लूकोज जो है GLU ये इधर से लिया है और ये T इधर से लिया है, वो बनाया ग्लट। और यहाँ पे आप लोग याद रख लेना है ग्लट 4 जो है GLUT4 is insulin dependent. Insulin dependent glucose transporter. GLUT4 is insulin dependent glucose transporter that is present in adipose tissue. और बच्चों GLUT2 is insulin independent. Glucose transporter. That is present in liver cells. ग्लट जो है अलग अलग तरह का होता है, GLUT2, GLUT4, GLUT6, GLUT7। तो लेकिन यहाँ पे मेन जो NCERT ने लिखा है वो लिखा है GLUT4। अब बता दो बच्चों GLUT4 कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में होता है। और एडिपोज टिश्यू में भी रहेगा और आप लोग यहाँ पे स्केलेटल मसल भी लिख सकते हैं इधर में, एंड स्केलेटल मसल्स या स्ट्रिएटेड मसल लिख सकते हैं। और ये GLUT4 का NCERT ने नाम बताया। अब बताओ इस GLUT4 में कौन काम करेगा इंसुलिन के प्रेजेंस में और कौन काम कर सकता है इंसुलिन के एब्सेंस में भी? जरा इस GLUT244 में कौन इंसुलिन के प्रेजेंस में खाली काम कर सकता है? GLUT4 GLUT4 इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन डिपेंडेंट है, और GLUT2 क्या है? इंसुलिन इंडिपेंडेंट। इंसुलिन इंडिपेंडेंट। तो दैट मींस उसको इंसुलिन चाहिए नहीं, लेकिन GLUT4 को इंसुलिन चाहिए तभी वो काम कर सकता है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब इसको मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर सपोज मैं मानूंगा ये सेल है और मैं मान लूंगा ये दूसरा सेल है, तो बच्चों यहाँ से हम लोग कहेंगे कि चलो ये ब्लड है, ठीक।
और इस ब्लड में हम लोग मानेंगे कि जरा क्या है, ये ग्लूकोज है ना, और ये ग्लूकोज इस ब्लड से आएगा बाहर और ये जा सकता है इस सेल की तरफ, और ये ग्लूकोज निकल सकता है इससे बाहर और ये जा सकता है इसकी तरफ। तो अब यहाँ में अगर ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है तो बच्चों ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर तब काम कर सकता है जब यहाँ में हम लोग मानेंगे इंसुलिन का रिसेप्टर है और इस इंसुलिन के रिसेप्टर पे यहाँ में क्या बाइंड हुआ होगा, इंसुलिन बाइंड हुआ होगा, तब जाके वो काम करेगा। तो अगर यहाँ से ग्लूकोज आ रहा है और ये ग्लूकोज यहाँ से जा रहा है और इसको इंसुलिन अगर चाहिए ही नहीं, तब भी जाके ये ग्लूकोज को अंदर ले जा सकता है और ये यहाँ में ग्लूकोज को अंदर ले जाएगा। लेकिन जरा बता दो क्या है होगा ये इस सेल पे, इंसुलिन रिसेप्टर, और उस इंसुलिन रिसेप्टर के साथ क्या बाइंड हुआ है, ये इंसुलिन बाइंड हुआ, तब जाके ये अंदर आएगा। अब ये ग्लूकोज जब अंदर आएगा तो इसका ग्लाइकोलाइसिस होगा और यहाँ पे ये ग्लाइकोलाइसिस से क्या होगा, टूट जाएगा और देगा एनर्जी और CO2 रिलीज करेगा। तो अब बता दो मुझे ये कौन सा होगा, अब GLUT2 होगा या GLUT4 होगा? GLUT2 या GLUT4? 2 सर 2 GLUT2 जरा ये बता दो ये कौन सा होगा, GLUT4 GLUT4 होगा। जरा ये बता दो क्या लीवर सेल होगा या ये एडिपोज टिश्यू सेल होगा? liver cell लिवर सेल लीवर सेल। और जरा ये बता दो क्या होगा, या मसल सेल या एडिपोज टिश्यू सेल? एडिपोज टिश्यू एडिपोज टिश्यू में हम लोग क्या लेंगे, एडिपो साइड लेंगे और यहाँ लेंगे मसल सेल। इंसुलिन का काम तो होता है ना ग्लूकोज को कम कराना, तो अब ग्लूकोज कम होगा ब्लड का जब ग्लाइकोलाइसिस होगा और वो ग्लूकोज यूज होते जाएगा और ये मानेंगे ये ब्लड है और ये ब्लड वेसल। सर यस, GLUT2 कैसे होगा? ब्लड GLUT2 ट्रांसपोर्टर है ना, ये प्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन के अंदर होगा। आप लोगों ने पढ़ा है ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का? यस सर। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या कहते हैं हम, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रोटीन्स आर सैंडविच, और वो प्रोटीन्स जो सैंडविच हुए होते हैं वो क्या एक्ट कर सकते हैं एज अ रिसेप्टर। और यहाँ में GLUT2 होगा, उसको इंसुलिन का सिग्नल नहीं चाहिए, लेकिन इसको इंसुलिन का सिग्नल चाहिए। असल में जो ये GLUT4 होता है ना, ये साइटोप्लाज्म में होता है, और लेकिन जो ही इंसुलिन आता है इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और वो आ जाता है मेम्ब्रेन में, और मेम्ब्रेन में आके फिर ग्लूकोज को अंदर ले जाता है। तो इस GLUT4 को इंसुलिन का सिग्नल चाहिए, लेकिन इस GLUT2 को इंसुलिन का सिग्नल नहीं चाहिए, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। अब समझ गए? यस सर। यस सर। चलो, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, तो अदरवाइज मैं अब मीटिंग को एंड करने जा रहा हूँ। Should I end the meeting? यस सर। चलो ठीक है। सर स्कूल में